चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक ना, ये आपका भौतिक विज्ञान के पहले पाठ से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से ये प्रश्न लिए गए हैं। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कितने ऑप्शन दिए हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक ना, कितने ऑप्शन दिया है? 4 ऑप्शन दिया है। अब कह रहा है कि इन चारों में से कौन सही नहीं है। पहला सही नहीं है कि दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है कि चौथा सही नहीं है। ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों ऑप्शन में से कोई 3 सही है और एक गलत है। समझ गए कि नहीं? इसी का हमें पता लगाना है कि कौन सा गलत है। समझ गए? चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जो प्रकाश है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं? प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब प्रकाश के गुण आपको बताया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक ना, प्रकाश किस तरंग के रूप में चलती हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला हमारा बिल्कुल सही है। पहला क्या है? पहला बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है प्रश्न? निम्न में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हमारा उत्तर होगा। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब कि ये क्या है? ये सही है, ये हमारा उत्तर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश किस रेखा में गति करता है? सीधी रेखा में गति करता है। ठीक ना, जैसे सपोज करो सीधी रेखा में गति कैसे करता है। सपोज करिए आप किसी रूम में बैठे हो, है कि नहीं? आपके रूम में कोई खिड़की है ना, उसमें से रोशनी आ रही है। जितनी खिड़की होती है उतनी रोशनी आती है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। या मान लीजिए आप क्या करो, प्रकाश के सामने आप ऐसे खड़े हो जाओ, है कि नहीं? आपकी छाया पीछे बनती है कि नहीं? यदि आपकी छाया पीछे बन रही है इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसका मतलब कि ये भी हमारा सही है कि नहीं? यानी जो सही है वो गलत हो जाएगा, जो सही है वो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं लेना है। किसको लेना है? जो सही नहीं है। ठीक ना, जो सही नहीं है उसी को लेना है। ठीक ना, चलिए देखिए, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये सही है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या लेना है? कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हमारा सही होगा। ठीक ना, और जो सही है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सही वाला नहीं लेना है, जो गलत है उसको लेना है। ठीक ना, चलो देखते हैं। दूसरा कह रहा है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है कि नहीं? प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। बिल्कुल अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, है कि नहीं? प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक ना, इसलिए ये भी हमारा सही हुआ। जब ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। अरे भाई, जब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग हो गई तो प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ से होगी? नहीं होगी ना, नहीं हो पाएगी। इसलिए ये हमारा क्या है? ऑप्शन गलत है। तो गलत है तो इसलिए ये सही है। समझ गए कि नहीं? चलो आओ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? जो समतल जो प्लेन दर्पण होता है, दर्पण हमारे मुख्यतः देखा जाए तो जो 2 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? एक हमारा होता है गोली दर्पण और एक होता है समतल दर्पण, है कि नहीं? गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। समझ गए कि नहीं? ये हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न।
कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। इसके कहने का मतलब ये होता है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, उसका आवर्धन कितना होता है? तो उसका आवर्धन 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसका आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, उसका आवर्धन आपका 1 बनेगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु की स्थिति क्या होगी? इसका मतलब कि एक दर्पण है कि नहीं? दर्पण कैसा है? दर्पण आपका अवतल है। दर्पण कैसा है? अवतल है। कह रहा है कि यदि दर्पण हमारा क्या है? अवतल है। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। कह रहा है कि दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण में किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? आभासी बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? सीधा बनना चाहिए तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। इसका मतलब यह हो जाएगा कि वह वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें अवतल दर्पण में जितने सारे प्रतिबिंब बनते हैं सभी वास्तविक बनते हैं। क्या बनते हैं? सभी वास्तविक। केवल एक ही ऐसा कंडीशन होता है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है ना, है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या बने? वह आभासी बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने। ठीक ना। इधर देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारी फोकस दूरी, है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक ना। या मान लीजिए इसको हम यदि केंद्र मान, यहाँ पर हम केंद्र मान लेते हैं। क्या मानते हैं? यहाँ पर केंद्र मान लेंगे, यहाँ पर फोकस दूरी मान लेंगे। ठीक ना, है कि नहीं? यहाँ पर केंद्र मानेंगे, यहाँ पर फोकस दूरी मानेंगे। यदि वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो? ये हमारा ध्रुव है। ये क्या है? ध्रुव है। यदि वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो, पोल जिससे बोलते हैं, ये पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका पी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। यदि वस्तु की स्थिति, है कि नहीं, वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो? फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है कि नहीं? कैसा प्रतिबिंब बनता है? यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। आइए देखते हैं इसका आपका जो स्ट्रक्चर है वह किस तरह से बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपका सीधा एक रेखा यहाँ से ऐसे चली आएगी और इसको हम सीधा लेके जाएंगे ऐसे, और एक रेखा मान लीजिए यहाँ से ये सीधा जाएगा ऐसे करके, ये ऐसे आएगा और ऐसे जाके यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, है कि नहीं? ये इसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो या इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर जाके कटेगा। तो जहाँ पर उसका कटान बिंदु होगा वहीं पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए ये वस्तु हमारी ए हो गई, ये बी हो गई, तो ये भी आपका ए डैश और बी डैश बनेगा। ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वो वस्तु के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? वस्तु के पीछे बनता है। ठीक है ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में होती है। कहाँ होती है? मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में होती है। कहाँ पर होती है? मुख्य फोकस व कहाँ पर होती है? ध्रुव के बीच में होती है। समझ गए? है कि नहीं? मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में होती है। यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर आप फोकस लिख सकते हैं आप, फोकस व ध्रुव के बीच में होती है। कहाँ होती है? फोकस व ध्रुव के बीच में होती है। ठीक है ना।
चलिए देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, ठीक ना। एक दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेमी है। कितनी है, 20 सेमी है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक ना। सबसे पहले हमें क्या पता चलना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। देखिए क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है ना। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है यह बराबर r/2, ये संबंध होता है, ठीक। ध्यान दो, फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या बटा के 2, ये संबंध होता है, ठीक ना। यह बराबर r/2, ये संबंध होता है। किसमें संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है। तो क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या दिया है यानी r दिया है, क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, इसका मतलब कि f पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए सीधा हम यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, f बराबर r का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ 20 रखेंगे, 20 बटा के 2, इसको हम काट देंगे, कितना आएगा, 10 सेमी आएगा। कितना आएगा, 10 सेमी आएगा, है कि नहीं। अब देखो ये फोकस दूरी 10 सेमी दिया है, ठीक ना। हालांकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल f बराबर 10 सेमी। 10 सेमी ये प्लस में भी हो सकता है, या हम इसको -10 सेमी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। रिजल्ट इसका माइनस में आएगा, दूरियां निगेटिव नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति हमेशा क्या होती है, ठीक ना, है कि नहीं। वो आभासी होगा कि वास्तविक होगा, समझ गए। वो क्या होगा, आभासी होगा कि आपका वास्तविक होगा। बस में है कि नहीं है, समझ गए। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है कि नहीं। क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ठीक ना। वो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ठीक ना। आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। तो मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह हमेशा आभासी और सीधा बनता है। क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ठीक ना। प्रश्न क्या बोला है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ठीक ना। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। यहाँ पर लिखेंगे आभासी, क्या लिखेंगे यहाँ पर आभासी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आभासी और सीधा बनता है। क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ठीक ना। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। देखिए यही संबंध होता है, यही संबंध होता है, ठीक ना। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या यहाँ पर रहेगा, कैपिटल R रहेगा, में क्या संबंध होता है, ठीक ना। तो संबंध होता है f बराबर r/2। क्या होता है, f बराबर r/2, यही संबंध होता है, समझ गए कि नहीं। इसका जवाब ये होगा। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है, ठीक ना। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f बराबर r/2। क्या होता है, f बराबर r/2 संबंध होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R, तब अपवर्तित कण विचलित होगी, मतलब कितने पे विचलित होगी, इसका विचलन दर क्या होगा, ठीक ना। इसका विचलन दर हो जाएगा I - R, I -
आर हो जाएगा, ठीक ना। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। कितने में विचलित होगी? ये हो जाएगा आई माइनस आर पर विचलित होगी, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हाँ है कि नहीं? सो क्यों रही है? ध्यान देखो, निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ना। जो प्रकाश होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम रहेगा तभी चलेगी, नहीं रहेगा तभी चलेगी। समझ गए कि नहीं? किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में इतनी दूरी यह तय करेगी, है ना। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस के सामने, कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए। कहाँ पर रखी जाए? कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तब उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर। कहाँ पर बनेगा? 2f पर। कैपिटल 2f होता है ना। लेंस में दो लेंस होता है। आगे हमारा स्मॉल f1 f2 करके रहता है, पीछे कैपिटल F1 कैपिटल F2 करके रहता है ना। तो यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका जो प्रतिबिंब है उसके सामने बनेगा, ठीक ना। पीछे मतलब 2f बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f बनेगा, ठीक ना। चलो बस। यदि उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यदि उत्तल लेंस की क्षमता जो इसकी कैपेसिटी है वो 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? समझ गए ना। आओ देखते हैं। ये डायोप्टर दिया है, क्षमता दिया यानी P दिया है, यानी P बराबर कितना दिया है? 5D दिया है। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है ना। तो क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? ध्यान दो। P बराबर 1/f और यह f मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में होगा, है कि नहीं? किस में होगा? मीटर में होगा। तो आप इसे मीटर में भी लगा सकते हैं, सेमी में चेंज करके भी लगा सकते हैं। चलिए हम इसको दोनों में करके लगा देते हैं, ठीक ना। ध्यान दो। अब देखो हम लिखेंगे P। अब हमें क्या चाहिए? f चाहिए ना। तो f को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल f बराबर 1/p। p का वैल्यू कितना है? 5 है, तो लिखेंगे हम 1/5। 5 में ये 1 में डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 0.2 आएगा। 2 मीटर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा ए बी आंसर है। क्या आंसर है? f बराबर 0.2 मीटर। ये भी हमारा एक आंसर है, ये भी आंसर आ जाएगा। अब इसको हम किस में चेंज करना है? यदि हमें सेमी में चेंज करना होगा 100 से गुणा कर देंगे। क्यों 100 से गुणा करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी। क्या होता है? 100 सेमी होता है। कितना है भैया वहाँ पर? 0.2 मीटर है। तो 0.2 मीटर में हम क्या करेंगे? 100 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 × 100। तो हमारा ये सीधा सेमी में चेंज हो जाएगा। गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 20 सेमी। कितना हो जाएगा? 20 सेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल f बराबर 20 सेमी आपका आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके हम इसको आराम से इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, है कि नहीं। चलिए देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताइए, ठीक ना। अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताना है, ठीक ना। तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग क्या होते हैं? ध्यान दीजिए। सबसे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग है, जहाँ पर नाई होते हैं ना, जो दाढ़ी बाल वगैरह बनाते हैं,
उनके सामने जो दर्पण लगा होता है ना, वो आपका अवतल दर्पण होता है कि नहीं, जिसमें वो बाल वगैरह काटते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, वो अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है कि वो छोटी चीज को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, समझ गए ना। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग न करके हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद डॉक्टर हो गए। जो डॉक्टर होते हैं वह गला के अंदर कुछ कोई दिक्कत है उसकी जांच करने के लिए, है कि नहीं, कान में, है कि नहीं, कान में उसकी जांच करने के लिए, समझ गए कि नहीं। या मान लीजिए कि आपके नाक में यदि कोई दिक्कत है कि नहीं, उसमें उसकी जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, समझ गए कि नहीं। और अन्य और भी उपयोग हैं जहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर द्वारा गले की जांच करने में, कान की जांच करने में या नाक की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दाढ़ी बनाने में लिख सकते हो आप, दाढ़ी बनाने में तथा कान, नाक व गले की जांच डॉक्टर के द्वारा किया जाता है ना। और गले की जांच डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, समझ गए। दाढ़ी बनाने में तो भाई नाई का प्रयोग किया जाएगा, डॉक्टर तो दाढ़ी नहीं बनाएगा ना। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और डॉक्टर के द्वारा कान, नाक व गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। हाँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत ये मत करना कि नहीं डॉक्टर साहब भी दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, वो अपनी दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। डॉक्टर साहब अपनी दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। हाँ, नाई के जगह जाकर दाढ़ी नहीं बनाते हैं। देखो ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सड़क पर लगे बल्बों के पीछे किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सड़क पर बल्ब लगे होते हैं वो बल्ब हमेशा नीचे की तरफ होते हैं, है कि नीचे की तरफ रहने का उसका कारण है। यदि वो नीचे नहीं रहेंगे, यदि वो ऐसे रहेंगे तो सामने से जो गाड़ी आएगी, है कि नहीं, उसकी सीधा सामने फोकस करेगा, जिससे ड्राइवर को चलाने में दिक्कत होगी, एक्सीडेंट होने का बहुत सा डर रहता है, ठीक ना। इसलिए उसको झुका कर रखा जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि सड़क पर लगे बल्बों के पीछे किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो जो दर्पण लगा रहता है ना, वो किस प्रकार का दर्पण आता है, तो वो आपका उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है भाई, उत्तल दर्पण होता है, समझ गए। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। फिर इसके बाद कह रहा है इस दर्पण का एक और उपयोग बताइए, मतलब कि इस दर्पण का एक और उपयोग क्या होता है, ठीक ना, उसके बारे में हमें जानना है। इस दर्पण का एक प्रयोग क्या है उसके बारे में हमें जानना है। तो भैया ये एक दूरदर्शी बनाने में किया जाता है, ठीक ना। दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, दूरदर्शी में। कहाँ पर भैया, दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना। इसके परावर्तक जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और इस दर्पण का उपयोग दूरदर्शी में किया जाता है, मतलब दूर की वस्तुओं को देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे आपके वाहन हो गए, मोटरसाइकिल होगी, अदर जो वाहन है उसके बगल में जो शीशा जो लगा होता है वो दूर तक के क्षेत्र को एक छोटे से भाग में करके दिखाता है कि नहीं। इसका मतलब दूर की वस्तुओं को भी देखने में दूरदर्शी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए, अब एक प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। ये कैसा प्रश्न है, देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कैसा है, उत्तल है, कैसा है, उत्तल है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम लिखेंगे
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेमी, कितना दिया है 10 सेमी। अब देखिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी तीनों धनात्मक होता है, ठीक ना, समझ गए कि नहीं? नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए उत्तल दर्पण के लिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहां पर, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो दूरी होती है वो भी धनात्मक होती है। लेकिन जो वस्तु की दूरी होती है, जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, वो ऋणात्मक होती है, ठीक ना। ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए हमारा तीनों नेगेटिव होता है, ठीक ना। स्मॉल एफ ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होता है कि नहीं। भी क्या हो जाएगा? ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। और यू तो ऑलरेडी ऋणात्मक रहता है, ठीक ना, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक ना। क्या हुआ? तीनों हमारा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक ना। तो एक बार मैं फिर प्रैक्टिस करता हूँ, रिपीट करता हूँ। उत्तल दर्पण के लिए यह धनात्मक होगा, यू धनात्मक होगा, सॉरी भी धनात्मक होगा लेकिन यू ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण के लिए यह ऋणात्मक होता है, भी ऋणात्मक होता है और यू ऋणात्मक होता है ना। यू हमेशा ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि वो दर्पण के सामने होता है ना, और दर्पण के सामने नापी गई दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक में होती है, ठीक ना। समझ गए? चलो जाए दो और देखते हैं। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर 20 सेमी ध्रुव से 20 सेमी दूरी पर है, मतलब वस्तु की दूरी दिया है। किसकी दूरी दिया है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है? -20 सेमी। मैंने कहा ना वस्तु की दूरी के लिए क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे, ठीक ना। क्या पूछ रहा है? वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। इसका मतलब कि भी पूछ रहा है। भी बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है? सूत्र से, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। f का मान दिया है, रख दीजिए 1/f, f का मान कितना है 10 है, बराबर 1/v, v पता करना है, प्लस 1/u, u का मान कितना है माइनस में 20, माइनस में कितना है 20 है, तो जाएगा 1/10 बराबर 1/v, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। समझ गए? 20 को इधर लाएंगे, 20 को क्या करेंगे? इस तरफ लेके आएंगे, 20 को हम क्या करेंगे? उस तरफ लेके जाएंगे। ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे? हम 20 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/20। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इधर लेके आए, पक्ष का अंतर किए हैं। तो 1/v बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। अब देखिए ध्यान से, 10 से 20 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 कम 2, प्लस में 20 से 20 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। ये हो जाएगा 1/v बराबर, ये हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/20, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर 20/3, या हम डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18 है कि नहीं, 3 छक 18 सही, 2/3, या मान लीजिए 3 छक 18, यानी कि आपका आएगा 6.7 में आएगा, ठीक ना। 6.67 या लगभग 7 आएगा, तो हम 6.7 सेमी इसको लिख देते हैं, 7 सेमी। आपका ये दोनों आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक ना। इस तरह करके जो प्रश्न आएंगे इसको हम ऐसे हल करेंगे, ठीक ना, है कि नहीं। चलिए ठीक है।